हमारे युवा साथियों को नमस्कार। मार्गदर्शन क्रम में जैसा कि हमारे युवाओं को मालूम है कि हम उनकी मुलाकात बीच बीच में विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें विशेषज्ञता प्राप्त लोगों से करवाते रहते हैं और भी महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आते हैं। ऐसा ही जो आज का हमने विषय रखा है युवाओं का जो ड्रामा है उसके क्षेत्र में कैरियर यानी नाटक के क्षेत्र में जो हमारे युवा हैं वो किस तरह से कैरियर बना सकते हैं, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। ग्वालियर से पधारे हुए हैं, आज छतरपुर आए हुए हैं, तो आकाशवाणी छतरपुर में उनका आगमन हुआ है। हमारे बीच में है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। हम पहले इनकी विशेषज्ञता बताएंगे कि राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी ग्वालियर है, वहाँ पर जो ड्रामा एंड थिएटर का डिपार्टमेंट है वहाँ पर कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। निश्चित रूप से युगवाणी सुनने वाले और आकाशवाणी छतरपुर के सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। धन्यवाद सर। हमने जैसे कि सब्जेक्ट बताए हैं आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, तो हमारे सुनने वाले बड़े बेताबू होंगे कि आखिर सर का जो परिचय है वो क्या क्या है, क्या उपलब्धियां हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी है। वर्तमान में मैं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में नाट्य एवं रंगमंच संकाय में विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी जो शुरुआत है वो चंदेरी से रही। मेरी स्कूलिंग चंदेरी की है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। वर्तमान में अशोकनगर में है। वहाँ से बचपन से ही मैं मिमिक्री आर्टिस्ट, मिमिक्री करता था। जी। और वहां से शुरुआत होते हुए फिर मैंने ग्रेजुएशन ग्वालियर से किया। कुछ वर्ष मैंने भोपाल में थिएटर किया। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से मैंने डॉक्टरेट मास्टर्स की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की। और फिर ग्वालियर में 2015 में विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया, और तब से लेकर लगातार प्रशासनिक एवं जो रंगमंच का प्रायोगिक और सैद्धांतिक पक्ष है इसको लेकर मैं कार्य कर रहा हूँ। अनेक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं, और गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत नाटक अकादमी निर्देशन के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, और लगातार रंगमंच में कर रहा हूँ। ये मेरी वर्तमान स्थिति है। हमारे युवा साथी एक शब्दावली से बहुत परिचय होते हैं, ड्रामा और थिएटर। आखिर इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है? बहुत उत्कृष्ट और सुंदर सवाल है सर आपका। ड्रामा को हिंदी में हम बोलते हैं नाटक, बिल्कुल, और थिएटर को हिंदी में बोलते हैं रंगमंच, बिल्कुल। मूल रूप से नाटक साहित्य की एक विधा है। जैसा हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि काव्य की दो विधाएं होती है, गद्य और पद्य, बिल्कुल। तो गद्य की जो श्रेणियां हैं उसमें नाटक आता है, और जब वो हम प्रदर्शित करने लगते हैं, जब उसका मंचन हम करते हैं तो वो रंगमंच बन जाता है। मूल रूप से किसी स्टेज पर, किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी ऐसे स्थान पर जहां हम उस नाटक का मंचन करते हैं तो वो रंगमंच की श्रेणी में आ जाता है। तो मूल रूप से नाटक एक साहित्य की विधा है, अपितु रंगमंच पर हम कहानी का, कविताओं का, उपन्यास का, रिपोर्टाज का, संस्मरण का या निबंधों का मंचन कर सकते हैं। तो मूल रूप से रंगमंच प्रदर्शन का माध्यम है और नाटक पठन का माध्यम है। पठन का माध्यम है। एक संगीत नाटक की भी बात होती है, तो ये किस तरह से अलग है संगीत नाटक? जी, नाटक की बहुत प्रकार की शैलियां होती हैं। जैसे दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो नृत्य नाट्य की परंपराएं हैं, कुडियाट्टम है, कथकली है, तय्यम है, यक्षगान है। और उत्तर भारत की हम लोक परंपराओं की बात करें तो नौटंकी है, स्वांग है, भांड मिरासी है, भांड पाथिर है। तो मूल रूप से संगीत नाटक जो आपने बात कही, ऐसा नाट्य की ऐसी शैली जो मूल रूप से गीत प्रधान हो, ओपेरा प्रधान हो, वो गीत नाट्य की श्रेणी में आती है। इस परंपरा में महाराष्ट्र में एक संगीत नाटक परंपरा भी बड़ी प्रचलित रही है तमाशा के बाद आधुनिक रंगमंच में। तो मूल रूप से संगीत नाटकों में अभिनेता गाते हुए अपने संवादों को अभिव्यक्त करता है, जी। और गाते हुए ही पूरा उसकी शैली रहती है। तो मूल रूप से ये दोनों में बेसिक अंतर है। और क्या नाटक के प्रकार होते हैं? नाटक की जैसे मैं कहें कि नाटक एक बड़ी विशाल विधा है। अगर मैं उसको एक नाट्य, हमारे ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जी। और नाट्यशास्त्र में कहते हैं न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। इसका अर्थ है, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई विधा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाटक में प्रदर्शित ना किया जा सके। जी। मतलब नाटक में समस्त कलाओं का समावेश होता है। अकेली एकमात्र ऐसी कला है जिसमें संगीत भी होता है, जिसमें नृत्य भी होता है, जिसमें चित्रकला भी होता है, बिल्कुल। तो मूल रूप से हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं, जितने क्षेत्र हैं, जिनका कल्चरल बैकग्राउंड है, उनकी अपनी लोक नाट्य परंपराएं हैं, उनकी अपनी अभिनय शैलियां हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर से शुरू करूं तो भांड पाथेर, पंजाब में भांड मिरासी, नकाल, हरियाणा में सांग, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रामलीला, रासलीला, बुंदेलखंड में लोकनाट्य स्वांग, मध्य प्रदेश में माच, छत्तीसगढ़ में नाचा, महाराष्ट्र में तमाशा, केरल में कुडियट्टम। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग लोकनाट्य शैलियां हैं। इसके बाद आधुनिक रंगमंच जब शुरू हुआ तो आधुनिक रंगमंच की अपनी परंपरा है, जिसको मॉडर्न इंडियन ड्रामा कहते हैं। उसमें पारसी नाटक है, इप्टा की अपनी एक शैली होती है। और हम बात करें तो आधुनिक रंगमंच की जितनी परंपरा है उनकी अपनी एक शैली है, यथार्थवादी अपने
हैं, शेक्सपियरियन थिएटर है, ग्रोटोवस्की, आर्थूद, रिचर्ड शेखनर, पीटर ब्रुक, आगस्तो वोल्फ। तो पश्चिम और भारत दोनों की अपनी एक समृद्ध रंगमंच की परंपरा है और उनकी अपनी अभिनय की शैलियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रंगमंच का एक बहुत विस्तार है। अगर हम एक मोटे मोटे 2 लाइन में अगर मैं कहूं तो इस विश्व में जितनी प्रकार की भाषाएं हैं, जितनी प्रकार की कला संस्कृतियां हैं, उतनी प्रकार की अभिनय शैलियां और अभिनय परंपराएं हैं। जी, हम एक नाटक का और जिक्र करना चाहेंगे जिसको हम डॉक्यूमेंट्री अगर हम देखते हैं कि जिसमें केवल मूक अभिनय होता है, सिर्फ संगीत के माध्यम से सारा अभिनय प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह के नाटक को क्या बोलते हैं? इस तरह के नाटक को हम माइम बोलते हैं। मूक अभिनय हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में माइम बोलते हैं। मूल रूप से माइम को लेकर बात करते हैं कि ये पश्चिम से शुरू हुआ और उसको भारतीय परंपरा ने उसको एडॉप्ट किया मॉडर्न इंडियन ड्रामा के बाद। इसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है, आशु अभिनय होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, उसके बाद काम करते हैं। लेकिन अगर इसका हम सूक्ष्म अवलोकन करें, अगर विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं तो मालूम चलेगा कि मूकाभिनय की परंपरा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से है और वो भारत की परंपरा है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 4 प्रकार के अभिनयों का जिक्र किया है, आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। तो जो आंगिक अभिनय है मूल रूप से वही मूकाभिनय में बाद में परिवर्तित होता है। तो भारत की परंपरा में वो आंगिक अभिनय है और पश्चिम की परंपरा में उसे हम माइम कहते हैं। जी, जो हमारे युवाओं की शिक्षा है और जहां वो हमारे युवा अग्रसर हैं आजकल, तो वो मेडिकल, इंजीनियरिंग और MBA इस तरह के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। क्या कारण है कि म्यूजिक, आर्ट्स और ड्रामा के क्षेत्र में कम रुचि ले रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका आदरणीय सर। निश्चित रूप से अगर हिंदुस्तान की कला संस्कृति का हम अवलोकन करें तो दक्षिण भारत में केरल, महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में बंगाल, वहां पर अपने बच्चों को कला संस्कृति शिक्षा के साथ जो भी वो पढ़ रहे हैं उसके साथ कला संस्कृति सीखना अनिवार्य उनके पाठ्यक्रम और उनकी जीवनचर्या का हिस्सा होता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे उत्तर भारत, विशेष रूप से हम बुंदेलखंड अंचल की बात करें या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कला संस्कृति या आर्ट करने वाले व्यक्ति को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है। और जैसे नाटक में तो एक बड़ी प्रचलित सी कहानी है, कहते हैं कि क्या पढ़ रहे हो बेटा, और जैसे विद्यार्थी ने कहा कि नाटक करते हैं, अरे कहीं काम क्या करते हो, नाटक नौटंकी क्या करते हो, क्या भांड बनोगे क्या? तो ये अवधारणा बड़ी कलुषित और अपरिष्कृत हो गई। इसका मुख्य कारण है जानकारी का अभाव। ज्यादातर हमारे यहाँ जो परंपरा चली आई तो एक सो कॉल्ड मेथड के अंतर्गत वो मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, या कहीं पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है तो कॉमर्स कर लेगा और बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो हिंदी साहित्य या इसमें करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा रंगमंच या कला के क्षेत्र में उतने ही करियर की संभावनाएं हैं जितनी अन्य विषयों में। बिल्कुल। एक्चुअली लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। अगर हम उसकी जानकारी रखें, उसके बारे में समझें, उसका अध्ययन करें, प्रशिक्षण प्राप्त करें, तो इसमें भी रंगमंच में रोजगार की या कलाओं में रोजगार की अनंत संभावनाएं। हम रोजगार की बात करेंगे थोड़ा सा आगे। पहले हमारा सवाल यह है कि आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, खासकर ड्रामा राइटर हैं। और जब ड्रामा लिखते हैं तो उन परिकल्पनाओं को चित्रण देना और लेखनी पर उतारना कैसे क्या संभव हो पाता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक्चुअली क्या है, हर लेखक का अपने लिखने का नजरिया और तरीका अलग होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे काल्पनिक दृष्टिकोण से हम उसको एक रूपरेखा में तैयार करते हैं। कुछ हम ये नाटक पे भी डिपेंड है कि हम किस टाइप का नाटक लिख रहे हैं। जैसे मूल रूप से मेरे जो नाटक है वो नाट्यशास्त्रीय परंपरा और मेरा विशेष जो काम है वो बुंदेली लोकनाट्य स्वांग पर है। तो ज्यादातर मैंने बुंदेली भाषा और बुंदेली लोकनाट्य स्वांग शैली को लेकर ही लिखा। हाल ही में मैंने 2-3 नाटक लिखे हैं जिसको अवार्ड भी मिले हैं, कादम्बरी सम्मान भी मिला है, इनलेक्स थिएटर अवार्ड भी मिला है। बुंदेलखंड विद्रोह 1842, संभवतः ये बुंदेलखंड का आजादी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। 1857 के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में बस गदर कह के चर्चा हुई थी। तो मैंने जब इसको लिखना शुरू किया तो सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च किया कि वास्तव में हमारी पांडुलिपियां क्या कहती हैं, हमारा इतिहास क्या कहता है, हमारी जो वाचिक परंपरा है वो क्या कहती है। उन सबका संकलन करने के बाद फिर उनको एक संवादों में पिरोया। नाटक या अन्य विधाओं में, जो साहित्य की अन्य विधाओं हैं, उनमें मूल अंतर यही होता है कि नाटक एक ऐसे है कि आपस में वार्तालाप कर रहा है। बिल्कुल। तो हमें चरित्रों को गढ़ना पड़ता है, वो काल्पनिक हो सकते हैं, यथार्थ हो सकते हैं या समकालीन जीवन से हो सकते हैं, उनको लेकर अपने शब्द उनको हम देते हैं। तो इस ढंग से हम एक ताना बाना बुनते हैं और इसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड, इसको करें प्रारंभ एक नाटक का हुआ, फिर नाटक में क्लाइमैक्स चलेगा, नाटक में बहुत सारे ताने बाने आएंगे, नाटक में एक जिसको कहें ट्विस्ट भी हो जाता है, नाटक में एक ड्रामेटिक वैल्यूज भी होना चाहिए, नाटकीय होना चाहिए, एक फ्लैट या नरेशन की तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उसमें घटनाक्रम इतना रोचक और आनंददायक होना चाहिए कि दर्शक बंधा रहे और आगे आने वाले में क्या होने वाला है इसको वो अनुमान ना लगा पाए। बिल्कुल। हमें ये कोशिश करनी पड़ती है। मतलब देखें तो वो हमें फिल्में बड़ी खराब लगती हैं जिसमें हमें मालूम चल जाता है अगले सीन में क्या होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन वो फिल्म में हमें बड़ी आकर्षक लगती है कि अब क्या होने वाला है।
तो नाटक में भी हम वो सस्पेंस, वो क्रिएशन वस्तु के हिसाब से बना के रखते हैं और फिर अंत में उसका हम समापन करते हैं, एंड करते हैं। तो मूल रूप से अलग अलग विद्वान, अलग अलग लेखक अपनी अपनी अवधारणाओं के हिसाब से नाटक लिखते हैं, लेकिन मूल रूप से कथा वस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, वातावरण, उद्देश्य, इस तरह के जो तत्व हैं उनका ध्यान जरूर रखते हैं। जब हम किसी ड्रामा में आर्टिस्ट में परफॉर्म करते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट, तो जो पात्र का जो परिचय है उसमें या पात्र का जो काम है उसको किस तरह से मनोभाव में उतारते हैं? ये अभिनेताओं पर डिपेंड है और ये विशुद्ध रूप से अभिनय का माध्यम है। हमारे भारत की परंपरा में अभिनय के अलग अलग चरण हैं। एक अभिनेता वो होता है जो एक निश्चित परंपरा से एक लंबे समय तक जुड़ा रहता है और आगे बढ़ता है, जैसे नौटंकी का एक्टर या रामलीला का कलाकार, बिल्कुल, या बुंदेली स्वांग का कलाकार। उसके पिताजी भी रामायण में राम करते थे या परशुराम करते थे, वो भी राम कर रहा है, उसके बच्चे भी राम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो हस्तांतरित हो रहा है। ठीक। तो कहीं ना कहीं उनके अंतःकरण में, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में वो परंपरा आ जाती है। उनको मतलब इतने डायलॉग आधी रात को उठा के भी अगर बोलो तो संवाद याद है और वो अभिनय कर देंगे, तो उनकी उसमें सिद्धहस्तता हासिल हो जाती है। जी। एक होता है प्रशिक्षित कलाकार। प्रशिक्षित कलाकार विविध प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों से अभिनय की ट्रेनिंग लेता है। इसमें विशेष रूप से नाट्यशास्त्र के अभिनय की ट्रेनिंग, स्तानिस्लावस्की एक बहुत बड़े यथार्थवादी के बहुत बड़े थ्योरिस्ट हुए हैं, प्रैक्टिशनर हुए हैं, जिन्होंने यथार्थवादी अभिनय दिया कि जैसे हम जीवन में हैं वैसे मंच पे कैसा होता है, जो फिल्मों में होता है। बिल्कुल। उनकी थ्योरी, इसके अलावा ग्रोटोवस्की, आर्थूद, पीटर ब्रुक, इन सब की सिद्धांतों का और प्रयोगों का अध्ययन करता है। उसके बाद वो अपने चरित्रों को आत्मसात करता है। तो हर जो एक्टर है उसके कैरेक्टर को अपने आप में आत्मसात करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से बात यह है कि वो मोटे मोटे अगर रूप में कहूं, जिसका मैं किरदार करने वाला हूं, मैं उदाहरण में समझूं, अगर मैं एक डॉक्टर का किरदार करने वाला हूं, तो सिर्फ आला पहन लेना या व्हाइट कोट पहन लेना डॉक्टर नहीं है। वो उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका इनर कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मैं उसकी रिसर्च पे जाऊंगा। बिल्कुल। डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, हार्ट का है, सर्जन है, क्या है, उसका परिवेश क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से वो आया है, कैसे उसकी परवरिश हुई है, एकदम डॉक्टर की फैमिली से है या किसी ग्रामीण अंचल से आके वो डॉक्टर बना है। तो हम चरित्र की पूरे जीवन का जो बैकग्राउंड है उसका रिसर्च करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तब जाके अपनी आत्मा को आत्मसात करके उस चरित्र में परोते हैं। और ये बड़ा कठिन कार्य होता है। बिल्कुल। देखने में अभिनय बड़ा सरल लगता है, लेकिन दुनिया का सबसे कठिन कार्य अगर कुछ है तो अभिनय है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूं कि अगर एक चित्रकार है तो चित्रकार के पास उसकी कला का कौशल क्या है, उसकी कलर और ब्रश। बिल्कुल। एक गायक के पास उसकी कला का कौशल क्या है, उसका गला और उसका हारमोनियम। बिल्कुल। तबला वादक का तबला। एक्टर का क्या है, एक्टर का शरीर, एक्टर की वाणी और एक्टर की आत्मा, ये उसके टूल्स होते हैं। तो हम किसी चरित्र को जब चरित्र चित्रण करते हैं तो उसकी आत्मा में आत्मसात करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। इस ढंग से और अलग अलग एक्टर अलग अलग ढंग से बिल्कुल चरित्र चित्रण करते हैं। ड्रामा के क्षेत्र में आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उनको भी बताने का। उपलब्धियां तो सब गुरुओं के आशीर्वाद से है। विशेष रूप से मुझे प्रसन्नता होती है बताने में, मैं इस क्षेत्र में एकेडमिक रूप से काम कर रहा हूँ जी। और बुंदेलखंड, चंबल, ये जो अंचल है, इसमें संभवतः अगर आप वर्तमान स्थिति में अगर तीसरा विद्यार्थी भी देखेंगे तो वो मेरा विद्यार्थी है। मेरी सबसे बड़ी सफलता है। जी जी जी। इसके अलावा लगभग मैं 45 से अधिक नाटकों का निर्देशन कर चुका हूँ जी। लगभग 250 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुका हूँ, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। 1500 से ज्यादा नुक्कड़ नाटकों का मंचन ग्रामीण अंचल में कर चुका हूँ। विशेष रूप से नाट्यशास्त्र के ऊपर मेरा काम है और बुंदेली लोक नाट्य के स्वांग के ऊपर मेरा काम है। तो प्रयोगात्मक परंपरा पर भी मैं विशेष रूप से ध्यान देता हूँ। मैं बुंदेलखंड, चंबल, बंगाल, बिहार के जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं उनको संस्कृत भाषा में, उनको बुंदेली भाषा में नाटकों का मंचन करता हूं। और एक लंबी परंपरा है, अपने बारे में क्या बताऊं, अगर कहूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से गोल्ड मेडलिस्ट हूं, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं, संस्कृति मंत्रालय की फेलोशिप, नेट, जेआरएफ, इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी का बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड और कई सारे शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, ये सब हैं, ग्वालियर गौरव, बुंदेलखंड गौरव। तो ये सब ठीक है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त हस्ती हमारे बीच में बैठी हुई हैं। अगला सवाल हमारा है कि जो संगीत का क्षेत्र है इसमें भी आपकी काफी उपलब्धियां रही हैं, तो वो किस तरह से हैं? जैसा मैंने आपको कहा कि मैं बुंदेली लोकनाट्य स्वांग का मेरा विधा है जी। तो बुंदेली स्वांग का जो एक्टर है वो बिना गायन के या बिना नर्तन के वो अभिनय नहीं कर पाएगा। जो और लोक कलाएं जितनी भी हैं, विशेष रूप से उत्तर भारत की, उसमें एक एक्टर का संगीत को जानना, गायक होना और नर्तक होना अनिवार्य होता है। तो मूल रूप से संगीत के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा है, मैं गुनगुनाता रहता हूँ, लगातार उसका अपरोक्ष रूप से भी प्रशिक्षण लेता रहता हूँ, मैंने सीखा भी है थोड़ा बहुत, और लगातार इस विधा को भी मैं समझता रहता हूँ, क्योंकि मेरे भी जितने भी नाटक हैं वो मूल रूप से गायन प्रधान हैं। और मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि अपने
नाटकों में संगीत अपने विद्यार्थियों से ही देता हूं, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट हायर नहीं करता। इससे फायदा ये होता है, एक तो हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षित होते हैं, दूसरा उनको कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम नाटकों में संगीत परंपरा को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने संगीत और गुनगुनाने की भी बात कही है, तो हमारे सुनने वाले बड़े बेताबू होंगे कि हम भी आपसे कुछ सुने। मैं बुंदेलखंड की 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। बुंदेली लोकगीत है और बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है जी। श्रृंगार प्रधान है और जो प्रेमी है वो प्रेमिका के बिंदी, बुंदेलखंड में कहते हैं बूंदा, बूंदा, और उसको लेके बोल रहा है। बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने बन के श्रृंगार रन को राजा, माथे पे चढ़ गो, बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने कोने नैन तीसरो जानो, तीसरो जानो, तीसरो जानो, कोने नैन तीसरो जानो, भोहन की रक्षा में रो, बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने। आपके इस संगीत को सुनकर हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं वो यकीन मान गए होंगे सर की जो उपलब्धि है वो ड्रामा के साथ साथ म्यूजिक में भी बराबर है। धन्यवाद सर। म्यूजिक भी बिल्कुल रागों से पिरोया हुआ था, सुनकर आनंद आया होगा। अगला सवाल जो हमारा आज का विषय रखा है हमने कि युवाओं का जो ड्रामा के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में कैरियर है वो किस तरह से बना सकते हैं, तो कहाँ से शुरुआत करें जो हमारे युवा इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं? सर, रंगमंच और कलाओं के क्षेत्र में अनंत रोजगार है, बशर्ते उसमें जानकारी हो और उसके हिसाब से उस विद्यार्थी की तैयारी। मैं इसको 3 सेक्टर में डिवाइड करता हूं। अगर मैं विशेष रूप से पहले थिएटर की बात करता हूं, थिएटर को आप 3 सेक्टर में डिवाइड कीजिए। एक है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर और एक है सेमी गवर्नमेंट जी, या फ्रीलांसर जिसको हम कह सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो एक विद्यार्थी, इसमें सबसे आवश्यक ये है कि या तो वो पारंपरिक कलाकार हो, बिल्कुल, तो एक लंबी परंपरा के बाद वो कुछ एक पीढ़ी से संस्कृति मंत्रालय या अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं उनसे वो रोजगार प्राप्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जैसे ग्रेजुएशन थिएटर में करे, मास्टर्स करे, नेट पीएचडी करे और इसके बाद फिर वो अपने रंगमंच का करियर बना सकता है। इस बात में एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, ये विशुद्ध रूप से प्रयोग की कला है। जैसा हम अन्य विषयों में थ्योरी पढ़ के या कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ये ऐसा इसमें नहीं है। मतलब आपको सिद्धांत पढ़ना है, आपको डिग्री भी प्राप्त करना है, लेकिन उसके साथ आपकी प्रयोग पे दक्षता होना अनिवार्य है। प्रयोग में दक्षता जरूरी है, अनिवार्य है। अब बच्चा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाए तो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आज वर्तमान में बात करूं तो उत्तर भारत में कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज हैं जो आर्ट एंड कल्चर में, जिसमें ड्रामा डिपार्टमेंट में पोस्ट है। हमारी यूनिवर्सिटी में राजा मानसिंह तोमर की बात करें तो 2 प्रोफेसर, 4 एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। अभी मैं सिर्फ एक ही हूं जी, तो संभवतः कुछ समय बाद वो निकलेंगी जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा इत्यादि अनेकों प्रकार, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, एच एस गौरसागर यूनिवर्सिटी, यहाँ सब थिएटर पढ़ाया जाता है। उस थिएटर में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप पद प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने उत्तर भारत के कुछ उदाहरण दिए, दक्षिण भारत में। इसी तरह से प्राइवेट में तो कम से कम वर्तमान में 1,500 यूनिवर्सिटी हैं जहां रंगमंच में यूथ एंड वेलफेयर के आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, जहां कम से कम मिनिमम से 45,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सैलरी है जी जी। तो कई यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जैसे पारुल यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपीयू यूनिवर्सिटी, ये यूथ फेस्टिवल का जो कोऑर्डिनेटर होता है उसको 2.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं जी जी जी। तो इसमें बहुत अवसर है। इसके अलावा जोनल सेंटर्स हैं, संगीत नाटक अकादमीज हैं, रीजनल संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, बिहार संगीत नाटक अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। इसमें डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, फील्ड ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर और वर्कशॉप जो करते हैं वो, क्लैरिकल, बहुत जॉब इनमें होती है जी। इसके अलावा हमारे 6 सेंटर्स होते हैं जिसमें उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, इनमें डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, फील्ड ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर, इनकी पोस्ट होती है जी। और इसके अलावा कई गवर्नमेंट के वो हैं ऑडिटोरियम, जैसे चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर है,
अभिमंच है, श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट है, LTG है, लिटिल थिएटर ग्रुप है, भोपाल में भारत भवन है, रविंद्र भवन है। इनमें भी इनको केयर करने के लिए डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर या उसके प्रोग्रामिंग ऑफिसर, उनकी पोस्ट खाली है। जी जी। तो संभावनाओं की कमी नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा, उस विधा में जानकार होना पड़ेगा, और उस विधा से संबंधित कुछ आपको जिसको कहे डिग्री या एजुकेशन प्राप्त करके तब जाके आप ये पोस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसा मैंने आपको बताया, एक तो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोग्राम ऑफिसर या यूथ एंड वेलफेयर के कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑडिटोरियम, ऐसे संस्थान और केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर्स हैं जो प्राइवेट फर्म्स या ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं। प्रोग्राम कराने वाले कितने हैं? NCPA, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, ये सब ऐसे हैं। फुलब्राइट फाउंडेशन, मतलब ऐसे कम से कम 1000 प्राइवेट सेक्टर्स हैं, संस्थान हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जहां पर ये सब आर्टिस्ट की कदर है, उनको लाखों में पेमेंट है और अद्भुत पेमेंट हो। तो आपकी कला के हिसाब से आपकी नौकरियां भी है, सैलरी भी है और संभावनाएं भी है। तीसरा सेक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो फिल्म, टेलीविजन, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रसार भारती, इसमें भी आप SSC का एग्जाम क्वालिफाई करके या प्रसार भारती का जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करके, दूरदर्शन में भी कितनी टेक्निकल अलग है, अनाउंसर अलग है, प्रोग्राम ऑफिसर अलग है, कल्चरल ऑफिसर अलग है, टीवी का जो कर रहे हैं वो अलग है, शॉर्ट्स फिल्म बनती है वो अलग है। इसमें भी अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो आप FTII पुणे, वहां में भी टीचिंग फैकल्टी भी है और आर्काइव्स डिपार्टमेंट भी है। अगर आप सिनेमा में रुचि रखते हैं तो उसकी भी आपको पढ़ाई करके, सत्यजीत रे, इसके अलावा न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, तो बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह रोजगार की संभावना है। हमारा विषय मूल रूप से ऐसा है जैसा पुरातत्व विभाग है। बिल्कुल। पुरातत्व विभाग में वही व्यक्ति बता सकता है कि ये पत्थर कितना प्राचीन है, सामान्य व्यक्ति को जानकारी नहीं। इसी तरह से कला रंगमंच की जानकारी वही व्यक्ति बता सकता है, वही इसको समझ सकता है जो उसमें कार्य कर रहा हो, जो जानता है। तो ये एक अवधारणा है जो भ्रांति है। मैं इसको बहुत स्ट्रांग रूप से और सकारात्मक सोच के साथ कहता हूं कि रंगमंच में करियर की अनंत संभावनाएं हैं, बशर्ते उसके हिसाब से आपकी तैयारी हो, उसके हिसाब से आपके पास चीजें हो, उसके हिसाब से आप प्रतिभाशाली हो, तो आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। इसके अलावा मैं 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा, वैसे बहुत है, छूट रही हैं। संगीत नाटक अकादमी या ये जो हमारे सेंटर्स हैं, ये प्रोडक्शन ग्रांट, बिल्डिंग ग्रांट, इक्विपमेंट ग्रांट, ये सब पैसा देते हैं। आपको फेस्टिवल के लिए पैसा देते हैं, आपको प्रोडक्शंस के लिए पैसा देते हैं। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपका नाटक बहुत अच्छा है, तो मैं हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिल्ली से लेकर केरल तक शो कराता हूं। साल भर में 35 लगभग शो करते हैं, ऑल ओवर इंडिया शो करते हैं। तो एक शो में मैं अपनी भी बात करूं या अन्य जो और बड़े डायरेक्टर हैं, मुगले आजम नाटक है, उसका आशुतोष राणा का जो राम के ऊपर नाटक है, इस टाइप मुगले आजम है, राम के ऊपर है, अन्य प्ले है, बॉलीवुड गली है, किंगडम ऑफ ड्रीम है। इसमें एक एक्टर को 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक पर उसका पेमेंट हो रहा है। और एक नाटक का टिकट ही होता है 25,000, मिनिमम टिकट है 5,000। जी जी। तो अगर आप एक बहुत अच्छे प्रतिभाशाली निर्देशक हैं तो आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके टिकटेड बिक रहे हैं या आपको फंड मिल रहा है तो आप लगातार शोज कर सकते हैं। जरूरत नहीं है। आप अगर मुगले आजम का मैं उदाहरण दूं, मुगले आजम अतुल ऐसे जो निर्देशक हैं, मतलब उनकी बुकिंग है 6-6 महीने तक एब्रॉड में, फिर पूरा न्यूयॉर्क टूर चल रहा है, फिर अमेरिका का टूर चल रहा है, प्री बुकिंग चल रही है 6-6 महीने पहले। तो अगर आप प्रतिभाशाली हैं, चाहे वो आप लोक में हो, चाहे वो शास्त्र में हो, चाहे कहीं हो, तो फ्रीलांस रूप में भी आप पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, नौकरी के हिसाब से भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और लगातार आप कार्य कर सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत हैं, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता। डॉक्टर साहब ने इतने सारे फील्डों का जिक्र किया हमारे युवाओं के लिए कि अगर म्यूजिक, आर्ट्स, ड्रामा के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इतने सारे अवसर हैं, कहीं भी जा सकते, चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट या फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं। हम एक अंत में सवाल करना चाहिए, भ्रांति और उपलब्धि पर बात करना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि ड्रामा हुआ, नाटक हुआ, संगीत हुआ, ये माँ सरस्वती ईश्वर की कृपा होती है तो वही उसी को मिलता है, अलग से नहीं हो सकता है। तो जब शुरुआत में देखते हैं कि हाँ ये अच्छा गाता है तो ही उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं गाता है तो नहीं, ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो देन है तो है और नहीं है तो नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत उत्कृष्ट सवाल है सर आपका ये, और ये बहुत प्राचीन अवधारणाएं हैं जी। मेरा इसमें ऐसा मानना है, 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। हिंदी में से कहे अभिक्षमता, अभिवृत्ति। वृत्ति बनता है स्वभाव और रुचि से। स्वाभाविक है कि अगर कोई बच्चा, जैसे मैं गाना गाना चाहता हूं, मेरी रुचि है, लेकिन मेरा गला ठीक नहीं है, तो स्वाभाविक मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं गा पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी अगर रुचि है और मेरा गला उतना हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर मैंने मेहनत की, प्रैक्टिस की, तो एक समय बाद मेरा गला भी तैयार हो जाएगा। और गुलाम अली इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे कई सिंगर हैं जिनके गले बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना
रियाज किया कि वो बाद में परिपक्व एक्टर बन गए। ये अवधारणा हमारे थिएटर में भी है। मैं 2 नाम बताना चाहूंगा अपने युवाओं को। एक नाम उन्होंने सुना होगा, नसीरुद्दीन शाह साहब, बिल्कुल, और एक है बीवी कारण साहब, बाबू कोड़ी वेंकट रमन कारण, बहुत बड़े रंग निर्देशक और एनएसडी के एक्स डायरेक्टर रहे हैं। बाबा कारण साहब कहते हैं कि अभिनेता जो है वो पैदा होता है, और नसीर साहब कहते हैं कि अभिनेता बन सकता है। और मैं कहता हूं दोनों हो सकता है। एक तो अगर बचपन से प्रतिभाशाली है और वो मेहनत कर रहा है, लगातार अपनी कला को मांझ रहा है, तो उसको थोड़ा कम समय लगेगा और जल्दी अपनी सफलता प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके पास कला कम है लेकिन रुचि है, और रुचि अगर है तो वो कला भी एक दिन उसके साध लेगा जी। अगर लगातार सतत करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जाती सिलपत पड़त निशान, अगर वो लगातार मेहनत कर रहा है तो एक समय बाद वो कला भी सद जाएगी। बिल्कुल। अगर रुचि नहीं है, कलाकार है, बेहतरीन प्रतिभाशाली है और मेहनत नहीं कर रहा, तो बड़े बड़े कलाकार भी पीछे हो जाते हैं। तो एक प्रतिभाशाली कलाकार की रुचि होना और प्रतिभा का होना दोनों जरूरी है। अगर प्रतिभा है और उसमें रुचि नहीं है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर रुचि है, प्रतिभा भले ही कम हो तो लेकिन एक समय बाद वो प्रतिभा आ सकती है। दोनों स्थितियों में एक अभिनेता अपने आप को या एक कलाकार अपने आप को मांझ सकता है। हम बड़े मंचों की बात न करके हम क्षेत्रीय कलाकारों की बात करें, दूर दराज गांव में जो कलाकार हैं जी जी, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, हमारे बुंदेलखंड हो या क्षेत्रीय कलाकार कहीं के भी हो, बड़े प्रतिभाशाली हैं। उनके पास ऐसी ऐसी खजाने हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो संभवतः बाहर ही नहीं आए हैं। संभवतः उनको और ज्यादा प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आकाशवाणी छतरपुर एक लंबे अंतराल से ऐसे अनगिनत कलाकारों को बनाया है। मैं भी सुनता हूँ, अनगिनत कलाकारों को बनाया है, उनको अवसर प्रदान किए, और इसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हुए जो उनको पूरे विश्व में उनको जाना गया, जिसमें तीजन बाई हो, पंडित राम साहब पांडे हो या अन्य कलाकार हो। लेकिन आज भी शासन, प्रशासन और जन समुदाय को, जन समाज को, जन समाज के बिना इस मुहिम के वो अवसर प्राप्त नहीं होता है। आज मैं बुंदेली स्वांग पे काम करता हूं तो 15-20 सक्रिय मंडलियां हैं और 10-15 कलाकारों को दिल्ली या भोपाल में उनके प्रदर्शन होते हैं, जबकि 90 कलाकार हैं जो गांव में ही बैठे हुए हैं, उनको अवसर नहीं मिला। तो मेरा ऐसा मानना है, शासन, प्रशासन और जन समुदाय और जो हमारे आदरणीय नेतागण हैं, उनको जो फेस्टिवल वो मेट्रो सिटी में करवा रहे हैं, जो फेस्टिवल वो भोपाल या अन्य बड़े बड़े राजधानी में करवा रहे हैं, बनस्पत वो फेस्टिवल गांव में कराएं, उनको अवसर गांव में दें। तो एक तो दर्शक मिलेगा, दूसरा उसके प्रदर्शन स्तर बढ़ेंगे। तो जब हम क्षेत्रीय स्तर पर छतरपुर के आसपास के तहसील लेवल, आसपास के अंचल गांव में इन कलाकारों को अवसर देंगे, इन कलाकारों की प्रतिभाओं के महोत्सव कराएं, लगातार कुछ ना कुछ महोत्सव होगा, तो ऐसे कलाकारों को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, उनको धन भी होगा और उसके अलावा उनकी पहचान भी बढ़ेगी। तो आज ऐसा नहीं कि शासन ने किया नहीं है या हम सब भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन और आवश्यकता है उन प्रतिभाशाली, जैसे अभी एक जो तंबूरा भजन गायक गोला सांची बताओ कैसे करवा दो भोले बाबा से ब्याह, ये एक रील के माध्यम से फेमस हुआ, लेकिन शासन या जन समुदाय ने उसके लिए वो अवसर पैदा नहीं किए। लेकिन अगर वो अवसर हम लोगों की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी नहीं है, जन समुदाय की जिम्मेदारी है। समाज छोटे छोटे महोत्सव, छोटे छोटे ग्रामीण अंचल पर, तहसील लेवल पर अगर ऐसे महोत्सव करें और ग्रामीण अंचलों के कलाकारों को आमंत्रित करें, तो एक तो वो जो अपनी कला छोड़ने पर मजबूर हैं वो नहीं छोड़ेंगे, दूसरा उनको रोजगार पार्जन भी होगा, उनको पैसा भी मिलेगा और साथ में उनकी ख्याति भी बढ़ेगी, और निश्चित रूप से इस तरह के कृतित्व से कला संस्कृति भी समृद्ध। बिल्कुल। आज का जो हमारा विषय रखा हुआ था युवाओं का ड्रामा के क्षेत्र में कैरियर, तो अंत में हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं से और हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप से मैं अगर युवाओं से कहना चाहूं तो सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है जी। मैं अपनी क्लासेस में भी कहता हूं कि ये कोई गोली नहीं है कि आपने पानी के साथ डाली, पी ली और आप एकदम अभिनेता बन गए या बहुत प्रख्यात कलाकार बन गए। एक तपस्या होती है, मेहनत होती है, मेहनत करिए, धैर्य रखिए, सफलता को शॉर्टकट मत समझिए। सफलता प्राप्त करने के लिए मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूं, रील्स का विरोधी नहीं हूं, छोटे छोटे जो वीडियो हैं उनको, वो भी अच्छे माध्यम है, लेकिन वो एक प्रसिद्धि दे सकते हैं। सिद्धि और प्रसिद्धि में अंतर है। बिल्कुल। आप सिद्धि के साथ प्रसिद्धि प्राप्त करें, आप जीवन पर्यंत सफल रहेंगे। सिर्फ प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे और सिद्धि आपको हासिल नहीं होगी तो एक समय बाद जैसे ही दौर बदलेगा, हर समय हर 10 साल में तकनीक बदल रही है, मीडियम बदल रहे हैं, माध्यम बदल रहे हैं। आज का युवा है वो अपनी प्रतिभा को मांझे, अपनी कला को साधे, धैर्य रखे और तब जाके सफलता प्राप्त करे, तो निश्चित रूप से वो सफलता एक लंबे समय के लिए होगी और वो समाज के लिए प्रेरक होगी। बिल्कुल। युवाओं के लिए ड्रामा के क्षेत्र में कैरियर अवसर हम बात कर रहे थे। इस विषय पर हमारे बीच में थे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो पधारे हुए थे राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। आज छतरपुर आना हुआ और हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में ये उनसे भेंटवार्ता हुई, जिसमें हमने ड्रामा, थिएटर, आर्ट्स, म्यूजिक, बहुत सारे क्षेत्रों पर हमने विस्तार पूर्वक बात की। हमारे सुनने वाले सभी श्रोता जरूर लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो
स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। मैं बहुत विशेष रूप से आभारी हूँ आपका। निश्चित रूप से आकाशवाणी छतरपुर के सभी श्रोताओं को आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं दिल से अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।